अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने एक और चैलेंज कर दिया है और ये चैलेंज उन्होंने हुकूमत को किया है। एक और चैलेंज है, जो सैलाब आया है उसमें अब लोगों को कैसे बचाना है, लोगों तक खुराक कैसे पहुंचानी है, अद्वियात कैसे पहुंचानी है, उनके लिए टेंट का बंदोबस्त कैसे करना है, उनके लिए उनकी ज़िंदगी मामूल पर कैसे लानी है, ये एक चैलेंज इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी तमाम इत्तेहादी पार्टियों को कर दिया। और अब वो जिस अंदाज के अंदर पूरी दुनिया से चंदा जमा करने जा रहे हैं, टेलीथॉन करने जा रहे हैं, वो एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है मामला। ये कल एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुझे बताया गया है जो उनकी टीम है वो जिस अंदाज के अंदर काम कर रही है, जो मोबिलाइजेशन है, अब देखते हैं कि अगर हुकूमत में रहते हुए हुकूमत वो सब कुछ नहीं कर सकती जो एक इंसान अपोजिशन में रहते हुए उन पाकिस्तानी के लिए कर देगा, जो कि हम नारे सुन रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर भी इमरान खान के हक में हुकूमत के खिलाफ, साउथ पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान के हक में नारे चल रहे हैं। अच्छा, अब देखना है कि वाकई ये चैलेंज में इमरान खान कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि माजी में तो हमेशा कामयाब होते रहे। एक मामला ये है। दूसरा मामला ये कि इस फ्लड जिसके बारे में सबको मालूम था कि ये पाकिस्तान में तबाही फैलाएगा, मॉनसून की ये बारिशें ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जिस अंदाज के अंदर तबाही फैली है उसमें अल्लाह ताला की रहमत के बारे में कहा गया है कि $3.8 बिलियन का पानी पाकिस्तान ने ज़ाया किया है। $3.8 अरब का पानी पाकिस्तान ने ज़ाया किया है। बारिशें होती हैं, बारिशें होनी थी, बारिशें हुई। ये पानी खड़ा क्यों रहा, इसके ऊपर कोई तहकीकाती कमेटी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि सिंध के ऑलमोस्ट सारे अजला में, सारे डिविजन्स में, सिवाय कराची को छोड़कर ऑलमोस्ट तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, और थोड़ा सा हैदराबाद को छोड़कर तबाही का मंजर। और अभी तो 3-4 रेले आने तो तबाही किस तरह की मचाएंगे। ये सिंध में पानी क्यों खड़ा हुआ है? पाकिस्तान का सबसे मजबूत इरिगेशन का निजाम, और सिंध तकरीबन 70% इरिगेशन के निजाम को लीड करता है, यहां पानी क्यों खड़ा हुआ है? मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा, हैरान रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह है, ये सब लोग निकल आए कैंप लगा के, हर तरफ कैंप लगे हुए, हुकूमत भी कह रही है हमें दे दो, हर एनजीओ कह रही है हमें दे दो, सब चीख रहे चिल्ला रहे हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हम जाके उन लोगों के लिए कपड़े, खाना पीना, टेंट सब कुछ करेंगे। कोई एक इदारा है कि इन सारी अंजुमनों को, इदारों को मोबिलाइज करे, या अगर हैं तो उनको रजिस्टर्ड करे कि भाई तुम काम किस जगह कर रहे हो, तुम कौन से इलाके में काम कर रहे हो, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम अनाज पहुंचाओगे, तुम खाने पीने की अशिया पहुंचाओगे, तुम टेंट पहुंचाओगे, तुम क्या करोगे, तुम किस अम्ब्रेला में, किस साइड पर क्या करोगे। जितनी भी एनजीओ है, मैं हम नाम लेना चाहता हूं, मैं बहुत सारे इदारों के साथ काम करता हूं, मैं इस वक्त उनके अंदर भड़दौंग किस्म का एनवायरमेंट जो है ना वो देख रहा हूं। बस दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। अभी आटा किस लिए, अभी चावल किस लिए, अभी दालें और घी मसाले किस लिए, क्यों दे दो? उनके पास तो पानी के अलावा कुछ है नहीं, चूल्हा नहीं जला सकते, लकड़ी नहीं है, गैस नहीं है। ये क्या करोगे? ये जो चीजें जो मांग रहे हो और लोग दे रहे हैं मासूमियत के अंदर, सोचें कौन सी चीजें देनी है, किसको दे रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। मैं सारे इदारों, मैं बहुत सारे इदारे नाम ले सकता हूं, आप देखा भी होगा पाकिस्तान के जितने भी फलाई इदारे हैं, तकरीबन उनके साथ में 20-25 सालों में मुसलसल उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको हेल्प आउट करता रहा हूं, उनके साथ जाता रहा हूं, ग्राउंड पे जाता रहा हूं, उनके साथ मीडिया कैंपेन चलाता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं। लेकिन इस वाली सूरत हाल के अंदर ये तय करना पड़ेगा कि ये एनजीओज, ये गैर सरकारी तंजीमें, ये कहां कहां क्या क्या काम करेंगी। हुकूमत को एक नई बॉडी बनानी पड़ेगी, या कोई एनडीएमए टाइप की कोई बॉडी है तो वहां पे इनको रजिस्टर्ड करें और फिर इनको मार्क करें कि इस जिले में, इस तहसील में, इस गांव में इतने लोग हैं, इनके लिए ये दवाएं, ये खाने पीने की अशिया, ये कपड़े और ये टेंट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं तो होगा क्या, वो जो हमने जलजला आया था अर्थक्वेक में, तकरीबन में 44 डेज वहां रहा, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, उसके बाद समझ नहीं आ रहा काम गया वहां, और पता नहीं कहां गया, कितनी करप्शन हुई। सारी दुनिया से भीख मांग ली पाकिस्तानियों के नाम पर, पैसा गुम हो गया। सारी दुनिया ने जो है, पाकिस्तानियों ने जो पैसा फेंक दिया यहां पर और दे दिया,
मजलूम गरीबों तक पहुंचा ही नहीं। तो यहां जो करप्शन होती है, उस करप्शन के सद्देबाब के लिए आवाज उठाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सामने एक दो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं कि एनजीओ से सामान छीनने का हुकूमती जो डाकूपन है वो जारी है, पुलिस का डाकूपन जारी है। गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे सिंध के अंदर, हमारा हिस्सा दो पहले। यानी कि आप अंदाजा लगाएं, मैं बहुत एहतियात से और बहुत कम अल्फाज के अंदर ये बात कह रहा हूं। जो सामान है वो हुकूमत के इदारे बेच रहे हैं, फलाही इदारों का सामान छीन रहे हैं। पुलिस जो है वो फलाही इदारों के सामान में से जो इमदादी सामान है उसमें से अपना हिस्सा ले रही है, और ये खुलेआम हो रहा है, नहीं तो ट्रक अंदर आगे नहीं जाने देंगे। और ये इस वक्त बहुत हैबतनाक किस्म के मनाजिर हैं। लोग मुसलसल पानी में हैं, खुश्की नहीं है, लोग पानी में खड़े हैं, लोग पानी में खड़े हैं। उनके पास रहने को नहीं है कुछ, उनके पास कपड़े नहीं है। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो मैंने सुने कुछ ऐसे फलाही इदारों के लोगों से जो वहां गए और उन्होंने आके बताया कि वहां लोगों के जिस्मों पे कपड़े नहीं हैं। बहुत बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। मैंने जो है ना कश्मीर में जब जल्जला आया था, मैंने लोगों को देखा था, उनके पास क्या सूरत हाल है, वो लाशें किस तरह पड़ी हुई थी। उससे खतरनाक मंजर है जो अर्थक्वेक आया था, उससे ज्यादा खतरनाक मंजर है। और ये अभी चलाई लंबा चलेगा। ये पानी उतरा क्यों नहीं है? पानी जब उतरेगा उसके बाद क्या होगा? फसलें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए, कच्चे घर तबाह हो गए, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर तबाह हो गए, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो यहां बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लान करने की जरूरत है। यहां पे ओंगा वोंगा ना दें आप, क्योंकि आपको मुसलसल देना है। हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा बांटना है, देना है उसने। यूज्ड कपड़े दें, चप्पलें दें, चने दें, किशमिश वगैरह दें, ऐसी चीजें दें, खजूरें दें, बिस्किट्स दें, ऐसी रेडी फूड जो है ना वो दें जिसके लिए पकाने का अमल ना आए। जब तक पानी ना उतरे ये चीजें न दें। जो भी मांग रहा है उसको ना दें। जो कह रहा है मुझे चावल, घी, आटा चाहिए, उसको न दें। कोई भी है वो न दें। टेंट जरूर दें, 3,000 का, 2,000 का, 1,500 का, 500 का, जितने का भी टेंट आ रहा है वो टेंट जरूर दें। कपड़े जरूर दें, चप्पलें जरूर दें, चादरें जरूर दें, जिस्म ढांपने के लिए खवातीन के लिए चादरें वो जरूर दें, बुर्के जरूर दें। इस तरह की चीजें दें जो उनके कल्चर के, उनके सिस्टम के हिसाब से हैं, जरूरत है। बच्चों के लिए कपड़े दें, मर्दों के लिए कपड़े दें, रेडी चीज दें जो उनको फौरी तौर पर, टावल्स दें। उनको इस तरह की चीजों की जरूरत है। उनको भी घी की, चावल की, आटे की, दालों की, मसालों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हड़प हो जाएगा। ये हड़प हो रहा है, हम फुटेज देख रहे हैं, सरकारी फुटेज, ये हड़प हो रहा है। अब आखिर में आता हूं मैं, इमरान खान साहब ने तो चैलेंज कर दिया है, लेकिन ये पानी खड़ा क्यों रहा है? पानी खड़ा हुआ क्यों है? जब दुनिया का सबसे मजबूत मरबूत इरिगेशन निजाम है, ये पानी खड़ा क्यों रहा? चलो ग्लेशियर से निकला, वो तबाही फैलाता हुआ आया, सवादवाद ये वो हमने फुटेज देखा, वो तो रोकने के काबिल नहीं था। वो तो इस अंदाज में आया कि वो उड़ाता हुआ ले गया। जो भी गैर मंसूबाबंदी थी, मिसमैनेजमेंट थी, और आपने पहाड़ियों के ऊपर और आड़े तिरछे रस्तों के ऊपर वो होटल्स बनाए हुए थे। बहुत ऐसा फुटेज था जो देख नहीं सकते, लेकिन चलो वो हो गया। उसके बाद पानी आ रहा है। अब पानी जिस रफ्तार में आ रहा है, जैसे आ रहा है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पानी वो आ रहा है, सबको पता है पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है। सिंध गवर्नमेंट तो सबको पता है, सिंध गवर्नमेंट को, कि भाई पानी आ रहा है। वो पानी निकला क्यों नहीं? क्यों नहीं निकला? ऐसे ही हुआ जो कराची के अंदर नाले साफ नहीं थे, पानी आके खड़ा हो गया। फिर फौज आई, मैं पिछली बारिशों की बात कर रहा हूं, फिर फौज ने आके नाले साफ किए, उसके बाद जाके पानी निकलना शुरू हुआ। इस बारिशों के अंदर भी पानी आके खड़ा हुआ, लेकिन चले बड़े नाले साफ थे, छोटे नालों के अंदर फिर गड़बड़ थी, वो ऐसी तैसी करके पानी निकल गया। सिंध से कैसे निकालोगे? कैसे निकलेगा? खैरपुर नाथिन शाह से कैसे निकलेगा? मैं तो शहरों के नाम, मैं कल एक दोस्त बैठे थे उनके साथ, वो उनके आंसू निकल आए कि हमारी आबाई हवेली जो हमारी इतनी 3-3 4-4 फुट की दीवारें थी वो बह गई हैं। वो फुटेज दिखा रहे थे मुझे। तो ये जो पूरा सिंध डूबा हुआ है, उसकी डूबने की वजह यह है कि भल सफाई नहीं हुई। भल सफाई क्या है? नहरों के अंदर जो सफाई होती है, पानी आता है, रेत ठहर जाती है, उसको सफाई करते हैं, वो नहीं हुई। 14 सालों से दरियाए सिंध के अंदर जो 3 बैराज हैं, गुड्डू बैराज, शक्कर बैराज, कोटरी बैराज, इसमें अंदर प्लॉटिंग हो गई है, फसलें लग गई हैं, फसलें लगी हुई हैं, सफाई नहीं हुई, सफाई कर नहीं रहे। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पैसे सारे इस्तेमाल हो गए। अगेन मिसमैनेजमेंट, अगेन करप्शन,
अगेन उसने लाके मार दिया है गरीबों को, सिंध के लोगों को मार दिया। बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ, लेकिन बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है। सिंध की तो सारी ज़रई ज़मीन है, बलूचिस्तान के अंदर ज़रई ज़मीन भी है, लेकिन चलें वहां पे हम थोड़ा सा वो देते हैं कि वो रकबा बहुत बड़ा है, लेकिन उसको भी, बलूचिस्तान को भी डिस्कस करेंगे। सिंध के अंदर तो मामला यह है कि सिंध के अंदर जो गरीब मारा गया है, जिसकी फसलें गई, बल्कि ये सारे वडेरों की भी गई हैं, ये एमएनएस एमपीएस का भी तबाह हो गया मामला, इनको भी गाली पड़ रही है, लोग खड़े होकर बददुआएं दे रहे हैं। कोई एमएनए एमपी ग्राउंड पर नहीं जा रहा, उसने जितना माल बनाया था उसका बह गया, उसकी गाड़ियां, उसके जो गंदुम संभाली हुई थी। मैं तो एक दो एमएनए को जानता हूं जिन्होंने गोदाम बनाए हुए थे, वो गोदाम सारे तहस नहस हो गए। जो पैसा बटोरा, जो प्रॉपर्टी बनाई अपने इलाकों के अंदर, हवेलियां बनाई, अल्लाह ताला ने वो वापस ले ली है, अल्लाह ताला ने वापस ले ली है। गरीब तो दोबारा खड़ा हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, वो दोबारा झोपड़ी बना लेगा, वो दोबारा से पूरी चार कपड़ों के अंदर आ जाएगा। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, महल बनाए, गाड़ियां ली, बड़े बड़े सेटअप्स बनाए, जंगलों के अंदर शिकार गाहें बनाई, अल्लाह ताला ने वो तबाह कर दी है, तहस नहस हो गया है। ये कुरानी आयत जैसी चीजें, मिलती जुलती चीजें हैं, बड़े लोगों की बड़ी महल, बड़े तस्वीरें भी आना शुरू होंगी। मुझे उन दोस्त अहबाब ने बताया है कि वो जो शिकार गाहें थी जहां पे अरबी आके बैठा करते थे, जहां पे शिकार होते थे, अल्लाह ताला ने वो तहस नहस कर दी हैं। वो जानवर, वो कीमती घोड़े, वो तहस नहस हो गए। गुफ्तगू हो गई, अब कुछ अरसे में फुटेज भी आएगा, लेकिन जो लोगों ने बताया वो बात बहुत ही मुस्तनद है। खैर, अब सोच समझ के जो है मदद करनी है। पहली चीज, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, किस इलाके में वो काम करना चाहते हैं उनको उसी इलाके की परमिशन मिलनी चाहिए एनजीओ को। ये ओंगा बोंगा काम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, खाने पीने की अशिया देनी है, रेडी टू फॉर फूड, बाकी चीजें ना दें, पहनने की और वो दें। ये मसाले वसाले, आटे घी भी की जरूरत नहीं है, हड़प हो जाएंगे। जिन लोगों को दे रहे हैं उनसे फॉलो अप करें, तुम्हें ये चीज दी थी, तुमने कहां दी है? ये कोई भी एनजीओ है, फॉलो अप करें, ये हमने तुम्हें चीज दी थी, कहां दी है तुमने? ये जो करप्शन पहले होती रही है ना, 60,000 कैंप टेंट्स जो हैं वो मीरपुर खास के गोदाम से निकले हैं, जो पहले आए हुए थे। 60,000 खाने पीने की अशिया की बोतलें खराब हो गई हैं। टर्की ने 2010 के अंदर हॉस्पिटल बनाए थे, उसकी एम्बुलेंसेस के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लगे हुए हैं, एम्बुलेंस गुम हो गई हैं। खुदारा जो पहले करप्शन हुई है वो हम जैसे लोगों की नजर ना रखने की वजह से हुई है। आप लोगों ने नजर नहीं रखी है, इस पे नजर रखे, नजर रखे, नजर रखे, पूछें। इमरान खान का कल चैलेंज देखते हैं, हुकूमत कैसे पूरा करेगी। इमरान खान कितना पैसा जमा कर लेंगे, किन किन इलाकों के अंदर काम करेंगे, क्या उनका मैकेनिज्म होगा। वो एक बिल्कुल 2 बड़े सूबों की हुकूमतें जो पाकिस्तान के मेन सूबे हैं उनको लीड कर रहे हैं, वो किस तरह इस चीज को चलाएंगे और सिने में कैसे आएंगे। बाकी मामला यह है कि इमरान खान का मैकेनिज्म, उनका वर्किंग, उनकी डिलीवरी, उनकी एग्जीक्यूशन बमुकाबला गवर्नमेंट की वर्किंग, प्लानिंग, डिलीवरी और एग्जीक्यूशन, इन 2 के दरमियान मुकाबला है। अल्लाह का शुक्र है वो सियासत से निकल के अवाम की खिदमत वाले मुकाबले के अंदर आए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इमरान खान या शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की हुकूमत? जवाब तो आसान है, लेकिन जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।